बसंतपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां शिव प्रसाद नाम का एक गरीब किसान रहता था। शिव प्रसाद के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी सावित्री और एक बेटा मोनू था, जिनके साथ वह बहुत खुशी खुशी रहता था। शिव प्रसाद के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर वह अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वह जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वह अपनी जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन ब दिन मेरी इस जमीन से उगने वाली फसल कम होती जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा या फिर कमाने का कोई और जरिया ढूंढना होगा। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता। चलो एक बार सावित्री से राय लेता हूँ, शायद वह कोई सही सलाह दे सके। शिव प्रसाद तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचते ही वह सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्री को आवाज लगाता है। सावित्री, ओ सावित्री, जरा बाहर तो आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? सावित्री, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूं तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूं कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना बंद कर दूं। तुम्हारा क्या कहना है? हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी ठीक रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी बेहतर होगी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन नहीं है। घर का खर्च चलाने और मोनू की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से जुटा पाऊंगा? आप एक काम क्यों नहीं करते? एक बार जाकर गांव के जमींदार काका से मिल लीजिए। वो तो बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। हो सकता है वो आपकी मदद के लिए कोई रास्ता निकाल दें। आप उनसे अपनी परेशानी खुलकर बताएं। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते हैं। शायद आपकी भी कोई समस्या हल हो जाए। हाँ सावित्री, ये ठीक रहेगा। काका अगर कोई नया काम भी करने को बोलेंगे तो वो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। वो हमेशा सबका भला सोचते हैं। ठीक है सावित्री, तो मैं कल सुबह सुबह ही काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। उम्मीद है कि वो जरूर कोई न कोई रास्ता बताएंगे। अगली सुबह शिव प्रसाद जमींदार से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वह जोर से आवाज लगाता है। काका, ओ काका, बाहर आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आओ शिव प्रसाद बेटा, तुम बहुत समय बाद आए हो, क्या बात है? सब ठीक तो है? जी काका, दरअसल मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं बहुत मुश्किल में हूँ काका। काका, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप कोई रास्ता दिखा सकते हैं? हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं जरूर मदद करूँगा। शिव प्रसाद फटाफट से जमींदार को अपने खेत की हालत बताते हुए कहता है। काका, मेरी जमीन से अब फसल ठीक से नहीं उग रही है और मेरे पास कोई दूसरा जरिया नहीं है। घर का खर्च चलाने के लिए मुझे कोई काम चाहिए। मोनू की पढ़ाई के लिए भी मुझे कुछ सोचना है। इसमें परेशान क्या होना बेटा, हर मुश्किल का हल होता है। तुम चिंता मत करो, तुम हमेशा मेहनत करते हो और तुम्हारी ईमानदारी को मैं अच्छे से जानता हूँ। काका, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी किया नहीं। तो अब यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या करूँ। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। वो जमीन पूरी तरह से उपजाऊ है और तुम्हारी मेहनत के लिए सही रहेगी। तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी और घर का खर्च भी चल सकेगा। काका, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। आप मेरी मदद कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई दिक्कत हो। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देखरेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है, तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। काका, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा ताकि आप जो विश्वास मुझ पर दिखा रहे हैं वह सही साबित हो। शिव प्रसाद जमींदार को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। वह जल्दी से घर पहुंचता है और सावित्री को सारी बात बता देता है। सावित्री, काका ने हमारी मदद करने का फैसला किया है। उन्होंने मुझे गांव के बाहर एक जमीन दी है जहां मैं खेती कर सकता हूं। अब हम घर का खर्च अच्छे से चला पाएंगे और मोनू की पढ़ाई भी जारी रख सकेंगे। ये तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। काका ने हमें बहुत मदद की है। अब हमें सिर्फ मेहनत करनी है और सब ठीक हो जाएगा। हाँ सावित्री, अब मैं काका के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि 1-2 और खेत खरीद लूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहें। तुमने सही सोचा है। अगर हम मेहनत करें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता मिलेगी।
अगली सुबह शिव प्रसाद जमींदार के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है तो वह थोड़ी देर के लिए रुककर सोचता है। काका की जमीन गांव के बाहर है तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए, इसलिए सावित्री को बोलकर जाता हूँ। सावित्री, जरा यहाँ आना तो। क्या हुआ जी, कुछ जरूरी बात है? हाँ सावित्री, सुनो, काका का खेत गांव के बाहर है तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है। अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और मोनू खाना खाकर सो जाना। ठीक है जी, तुम अपना ध्यान रखना, काम जल्दी खत्म करके आना, हम दोनों इंतजार करेंगे। और हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ, वो लेकर ही जाना। धन्यवाद सावित्री, तुम हमेशा मेरी चिंता करती हो। तुम और मोनू ही मेरी ताकत हो और तुम्हारी वजह से मुझे किसी भी मुश्किल का सामना करने की हिम्मत मिलती है। तुम हमेशा हमारी खातिर मेहनत करते हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम हर काम में सफल होगे। ये लो, अब तुम अच्छे से खाना खा लेना और जल्दी वापस आना। शिव प्रसाद अपना खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। कुछ समय बाद वह गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसने खेत का मुआयना किया और मन में ठान लिया कि अब उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना है। चलो, अब पहुंच गया हूँ तो फटाफट से खेत पर काम करना शुरू कर देता हूँ। शिव प्रसाद अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। शिव प्रसाद को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। सांप के काटने के कुछ समय में ही शिव प्रसाद चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ शिव प्रसाद सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है। सुबह की अब रात हो जाती है और सावित्री शिव प्रसाद का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतने परेशान देख मोनू पूछता है, क्या हुआ माँ? पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार काका के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए, पिताजी जल्दी ही आ जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो मोनू, लेकिन फिर भी मैं परेशान हूँ। मोनू की बात सुनकर सावित्री अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब सावित्री देखती है कि शिव प्रसाद अब तक घर नहीं आया है तो परेशान होकर वह सीधा जमींदार से मिलने उसके घर की ओर चल पड़ती है। सावित्री जमींदार के घर पहुंचकर उनसे शिव प्रसाद के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? काका, ये आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे पर अब तक घर नहीं आए हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है, क्या आप कुछ जानते हैं? क्या कहा बेटी? शिव प्रसाद कल गया था और अब तक घर नहीं आया? ये तो चिंता की बात है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी ही जांच करता हूँ। तुम थोड़ी देर रुको, मैं कुछ पता करता हूँ। हाँ काका, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव के बाहर है तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात की सुबह हो गई, पर वह अब तक नहीं आए हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है काका। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि शिव प्रसाद कहाँ हैं। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले रामू को शिव प्रसाद को देखने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद रामू जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वो परेशान हो जाता है। ये क्या? शिव प्रसाद का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत जमींदार जी को ये बात बतानी पड़ेगी। रामू वहाँ से भागते भागते जमींदार के घर के लिए निकल जाता है। कुछ समय बाद रामू जैसे ही जमींदार के घर पहुँचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही जमींदार उससे पूछने लगता है, क्या हुआ रामू बेटा, तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए और क्या तुम्हें शिव प्रसाद मिला? रामू जमींदार को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। रामू जब जमींदार को सारी बात बता रहा होता है, तभी वहाँ पास में खड़ी सावित्री भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे और वह फूट फूट कर कहने लगी, हे भगवान, मेरे पति को क्या हो गया? काका, आप कुछ कीजिए। रामू, तुम सबसे पहले वैद्य जी को लेकर वहाँ पहुँचो, मैं सावित्री बेटी को लेकर वहाँ आता हूँ। रामू को वैद्य जी के पास भेजने के बाद जमींदार सावित्री को समझाने लगता है, सावित्री, तुम चिंता मत करो, शिव प्रसाद को बचाने के लिए हम सब कुछ करेंगे। वैद्य जी जल्दी ही आकर उसका इलाज करेंगे, तुम्हें बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। काका, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अब क्या होगा। बेटी, डरने की कोई बात नहीं है, शिव प्रसाद को बचाने के लिए हम सब मिलकर पूरी कोशिश करेंगे। वैद्य जी आएंगे और सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें बस थोड़ा और धैर्य रखना होगा।
मैं सोच भी नहीं सकती कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे। सावित्री बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से शिव प्रसाद ठीक नहीं होगा। जमींदार सावित्री को लेकर शिव प्रसाद को देखने उसके खेत की तरफ निकल जाता है और रामू वैद्य जी को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है। समय के साथ जब जमींदार और सावित्री वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिव प्रसाद बेहोश हालत में खेत में गिरा हुआ था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। क्या हुआ वैद्य जी? अब कैसी है शिव प्रसाद की हालत? मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। शिव प्रसाद अब हमारे बीच नहीं रहे। यह सुनते ही सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बिना कुछ कहे गिर पड़ी। जमींदार भी हैरान और दुखी था। सावित्री बेटी, मैं जानता हूँ कि ये दर्द सहन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन याद रखो, शिव प्रसाद अब हमारे बीच नहीं है, तो हमें उसकी शांति से विदाई देने की कोशिश करनी होगी और जो उसने किया वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। काका, ये क्या हो गया? उसकी आवाज में अजनबी सी चुप्पी और भय था और वह बस यही समझने की कोशिश कर रही थी कि यह सब कैसे हुआ। देखो सावित्री बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम मोनू की अच्छे से देखभाल करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। और अगर तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे जरूर बता देना। हर महीने मैं तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा ताकि तुम्हें कोई भी मुश्किल न आए। तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं। जमींदार के जाने के बाद सावित्री वहीं बैठी थी, गहरे दुख में डूबी हुई। तभी मोनू आ जाता है और अपने पिता के बारे में चिंता जताते हुए सावित्री से पूछता है, माँ, पिताजी कहाँ हैं? वे अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, पिताजी तुम्हारे लिए बहुत बड़े सपने देखते थे, इसीलिए वो कुछ वक्त के लिए दूर काम पर गए हैं। वो चाहते थे कि तुम आगे बढ़ो और इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। जल्दी ही वे लौट आएंगे। पर माँ, पिताजी नहीं है तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। तुम बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप घर संभालोगी या घर का खर्च देखोगी? माँ, आप बस घर का ध्यान रखो, मैं अब खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपने पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो और मैं तुम्हें वो बनाकर रहूंगी। भले इसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मैं तुम्हारे पिताजी का सपना पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। फिर सावित्री ने मोनू को वहाँ से पढ़ने भेज दिया। मुझे अब कुछ करना ही होगा। मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी और हो सके तो कोई और काम भी देखना होगा ताकि घर का खर्च चल सके। अगली सुबह सावित्री सीधे जमींदार के घर पहुंच जाती है। उसके मन में कई विचार थे कि वह कैसे अपने परिवार का खर्च उठा पाएगी और क्या जमींदार उसकी मदद कर पाएंगे। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ और मोनू कैसा है? क्या उसे सब बता दिया शिव प्रसाद के बारे में? क्या बताया तुमने? मैं उस मासूम को कुछ नहीं बता पाई काका। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उसे उसके पिता के बारे में बताने की। बेटी, ये बहुत कठिन समय है, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो। मोनू को तुम खुद समझा सकोगी और जिस तरह से तुम अब तक सब कुछ संभाल रही हो उसी तरह आगे भी सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पति का सपना था कि मोनू बड़ा अफसर बने और मैं जानता हूँ तुम वो सपना पूरा करोगी। काका, मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? काका, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन आपने मेरे पति को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाजत दे दीजिए ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च और मोनू की पढ़ाई का खर्च उठा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूँगा। नहीं काका, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है। अब आप बस मुझे आपके खेत में काम करने की इजाजत दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगी और अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाऊंगी। जमींदार ने सावित्री को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री अपनी बात पर अड़ी रही।
सावित्री की बातें सुनकर जमींदार कुछ समय तक चुपचाप सोचने लगा। मुझे लगता है सावित्री मेरी बात नहीं मानेगी, लेकिन अगर वह इतनी दूर काम करने जाएगी तो वह मोनू का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूँ, मैं सावित्री को मेरी गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करने के लिए कह देता हूँ, ताकि वह खेतों पर काम भी कर सके और साथ ही अपने घर का ध्यान भी रख सके। ठीक है सावित्री बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत तो दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ काका बोलिए ना। बेटी, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के पास ही एक खेत है, तुम वहां काम कर सकती हो ताकि तुम अपने घर का और मोनू का दोनों का ख्याल अच्छे से रख पाओगी। काका ये तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है, वो खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। हाँ काका कोई बात नहीं, वो खेत मेरे घर के नजदीक है, यही बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरे घरों में काम भी करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मोनू की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? काका मुझे काम करना ही होगा। शिव प्रसाद जी का सपना था कि मोनू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उनका सपना अधूरा रह जाएगा। मोनू की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, मैं पीछे नहीं हट सकती। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ है। सावित्री ने जमींदार के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह खेत में मेहनत करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे सावित्री की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल होने लगी, जिससे उसका घर आराम से चलने लगा। साथ ही जो पैसे वह गांव वालों के घरों में काम करके कमाती थी, वह पूरी तरह मोनू की पढ़ाई पर खर्च करने लगी। सावित्री की लगन और समर्पण ने उसे हर मुश्किल का सामना करने की ताकत दी। अब वह अपने पति के सपने को पूरा करने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रही थी। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ मैं कड़ी मेहनत करूँगा, एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। सावित्री की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। सालों की मेहनत और त्याग के बाद सावित्री का सपना आखिरकार सच हो गया। मोनू अब बड़ा हो चुका था और अपने पिताजी के सपने को पूरा करते हुए एक अधिकारी बन गया। गांव में भी मोनू की सफलता की खबर फैल गई। लोग सावित्री की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उनकी मेहनत और त्याग की कहानी पूरे गांव में प्रेरणा बन चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।